हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आप लोगों ने ना ये टॉपिक ऑलरेडी देख लिया होगा थंबनेल में। और बेसिकली हम लोग एक बार सृजन प्रोग्राम के बारे में, वैसे तो देखो आप में से कई सारे लोग मुझसे ना हर बार हर दिन कुछ ना कुछ पूछते ही रहते हो कि सर प्लीज़ एक बार सृजन प्रोग्राम के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए। इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इससे पहले ना मैं आपको एक बहुत ही बेसिक नोशन समझाना चाहता हूँ, जो कि आपके थंबनेल का टाइटल भी था। एक ना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लगभग सभी एस्पिरेंट्स में आप इस प्रॉब्लम को देख सकते हैं कि कभी ना थोड़े नंबर से, ये ऐसे सीरियस एस्पिरेंट के साथ होता है जो किसी एग्जाम की तैयारी बड़ी सीरियसली करते हैं। उन्हीं का एग्जाम होता है, जैसे कि अगर कट ऑफ जा रही है 90, 88, तो उनके मार्क्स आते हैं 82 प्रीलिम्स में, 83, 85 प्रीलिम्स में आते हैं। 3 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, इतने थोड़े से मार्जिन के साथ इनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है और ये मेंस नहीं लिख पाते हैं। आखिरकार अभी से हम लोग को क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिनके बेसिस पर आपका प्रीलिम्स इंश्योर हो सके, आपके मेंस की तैयारी कैसी होनी चाहिए जिससे कि आपका मेंस इंश्योर हो सके। इन दोनों ही मुद्दों पर जरा हम एक बार डिटेल में डिस्कस करने की बात करते हैं। सबसे पहला हम लोग टॉपिक देखते हैं कि आखिरकार प्रीलिम्स, या फिर ये नंबर्स आप लोग को ना बहुत पहले से पता होगा कि प्रीलिम्स का जो पूरा मुद्दा है वो बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स को छांट देने के लिए होता है, बाहर निकाल देने के लिए होता है। लगभग 12-13 लाख लोग इस एग्जाम में बैठते हैं और मुश्किल से इसमें से 12 से 14 हजार लोग, डिपेंडिंग अपॉन द सीट्स कि उस साल कितनी आने वाली है, उसके बेसिस पर सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करते हैं। अब आप देख सकते हो कि कहाँ 13 लाख लोग है ना। हालांकि सारे के सारे लोग एग्जाम में बैठते नहीं है, इसका 50% 60% लोग इस एग्जामिनेशन हॉल में जाके प्रीलिम्स के दोनों पेपर्स को देते हैं। लेकिन मान लेते हैं 6-7 लाख भी बच्चे अगर आंसर या फिर प्रीलिम्स के दोनों पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसके बाद सिर्फ 12-13 हजार। तो आखिरकार इसमें सबसे ज्यादा छटैया हो जाती है, ऐसा बोल सकते हो आप। नेक्स्ट राउंड जब आता है तो उसमें से मुश्किल से 2,500 से 3,000 के आसपास के बच्चे होते हैं, 3200 बच्चे होते हैं जो कि इंटरव्यू राउंड में जाते हैं। तो दोनों ही बड़ा ही क्रूशियल हो जाता है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर आपको यूपीएससी की सीरियस तैयारी करनी है, आपको ना एग्जैक्टली मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मेंस की तैयारी आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव को 4 स्टेप आगे ले जाके खड़ा कर देता है आपको, और बोलता है कि अब बताओ क्या कह रहे थे। आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम से चेंज हो जाती है। आप जिस टॉपिक को हल्के में निपटाने वाले थे, आप उसको बहुत एग्जैक्टली समझ के, परसीव करके, अपना ओपिनियन बेस बना के उस टॉपिक को फिर अलविदा बोल के अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हो। तो ये तभी हो पाएगा जब आप अपनी मेंस की तैयारी बड़े तगड़े तरीके से करते हो। हम यहां पर ना कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। प्रीलिम्स में क्या प्रॉब्लम आ जाती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सभी एस्पिरेंट्स के साथ होता है वो होता है लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड प्लानिंग। देखो, प्लानिंग का मतलब ये है कि आपके पास ना कोई एक फिक्स्ड शेड्यूल नहीं होता है कि आपको कोई भी चीज कब कितने टाइम पर पढ़ना है। कोई सब्जेक्ट पसंद आ रहा है, पढ़ते गए, 2 दिन 4 दिन डिले कर दिया कि यार अभी टेस्ट नहीं देते हैं, 2-4 दिन बाद और अच्छे से पढ़ लेंगे और बढ़िया से हम इस पेपर को दे सकते हैं। लेकिन ये 2-4 दिन का डिले कब 1 हफ्ते का डिले बन जाता है हम लोग को भी रियलाइज नहीं होता है, और उस 1 हफ्ते के इस डिले से अगला सब्जेक्ट कितना ज्यादा हैम्पर होता है वो भी हम लोग रियलाइज नहीं कर पाते। अल्टीमेटली 1-2 महीने के बाद हम जहां पर टारगेट लेके चल रहे थे कि हमारे 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट वाइंड अप हो जाने चाहिए थे, हम एंड अप होते हैं मुश्किल से 1 या 1.5 सब्जेक्ट खत्म करने पे। अब आप रियलाइज कर सकते हो कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि जहां पर हम लोग को ये 4 सब्जेक्ट वाइंड अप करने थे, उस जगह पर हम सिर्फ और सिर्फ 1 या 1.5 सब्जेक्ट ही वाइंड अप कर पा रहे हैं। इसके लिए हम लोग के पास एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। शेड्यूल वंस इट इज डन, तो यहां पर प्रैक्टिस का बड़ा रोल आता है। एक्चुअल में प्रैक्टिस का मतलब लोग ये समझते हैं ना कि हम लोग को सिंपली बस जाके टेस्ट अटेंड करना है और चले आना है। कितने मार्क्स मिलते हैं, अच्छे मार्क्स मिलते हो खुश हो जाओ, कम मार्क्स मिलते हो तो दुखी हो जाओ, 2 दिन रो गा लो, उसके बाद फिर पढ़ाई तैयार करो और मेहनत करो, ऐसे वैसे। लेकिन यहां पर प्रैक्टिस का मतलब हमेशा और हमेशा आपके एनालिसिस पार्ट से भी आता है। अगर आप अपने प्रिपरेशन में एनालिसिस नहीं लेके आते हो, एनालिसिस का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो कि आपने ना 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, ये 100 क्वेश्चंस में आप डिफाइन करो कि आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं। दिस इज वन थिंग। जितने सही हुए हैं इनको भी एनालाइज करो, और जितने गलत हुए हैं इनको भी एनालाइज करो। जो गलत हुए हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करो। इनके बेसिक टॉपिक को डिफाइन करो कि क्या हर बार इसी टॉपिक से गलती कर रहा हूं मैं, क्या मेरे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद नहीं होते हैं इसके वजह से मेरी गलतियां हो रही हैं, क्या मैं कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में लैक करता हूं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है मेरे पास,
तो वगैरह वगैरह, ये अलग अलग टॉपिक जोन्स में आप डिफाइन करो अपने प्रिपरेशन मोड को कि गलतियां हो कहां रही हैं। फिर जहां पर भी प्रॉब्लम क्रिएटेड दिखे उसको तुरंत के तुरंत जाओ और रिजॉल्व करो, सही करो, ऑन द स्पॉट रिजॉल्व करो। बार बार जब आप इस पूरे प्रोसेस को दोहराते हो तब आप अपने आप की प्रिपरेशन को इंप्रूव करते हो। अदरवाइज आप वही भेड़ चाल में चल रहे हो जिसमें बाकी 6.5 लाख एस्पिरेंट चल रहे हैं। यू आर नॉट मेकिंग अ सिंगल डिफरेंस ऑन दिस प्रिपरेशन। तो आप इनफैक्ट उन 12-13 हजार लोगों में क्यों आओगे, इसके पीछे आपने कोई रीजन तो छोड़ा नहीं है। तो जाहिर सी बात है आप रेस से बाहर हो जाते हो। यहां पर प्लानिंग और प्रैक्टिस के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट का भी बड़ा ही गंदा मैनेजमेंट करते हैं हम लोग। वैसे तो शुरुआती दौर में इनफैक्ट पता भी नहीं होता है कि इस टॉपिक में कितना टाइम देना चाहिए, और यहीं पर वो जोन आता है जो कि आपका एक ब्रह्मास्त्र कहलाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीवाईक्यू। पीवाईक्यू एनालिसिस करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स की प्रॉब्लम है कि सर ये आता ही नहीं है, करते कैसे हैं, हमने पढ़ा ही नहीं है। देखो, पढ़ा नहीं है तो बात अलग है, लेकिन अगर आपने सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ रखा है और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में पता नहीं है कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल में, तो आप यूपीएससी का ट्रेंड या पैटर्न नहीं पकड़ सकते हो। किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, अगर यही नहीं पता है फिर तो आपके लिए ये लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट लग सकता है और कुछ भी फर्जी लग सकता है। इन दोनों में आप कैलकुलेशन ही नहीं कर पाओगे। किसी टॉपिक का इंपॉर्टेंस उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर डिफाइन होता है, इसीलिए आप उसको और ध्यान से पढ़ते हो, 1-2 स्टेप और डेप्थ में जाके पढ़ते हो। ये स्पेक्यूलेट करते हो कि हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है तो हाँ, अगले टाइम पर ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मुझे इसकी तैयारी भी करनी चाहिए। यूपीएससी का प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट स्मार्ट स्पेक्यूलेशंस। उसी स्पेक्यूलेशन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर डिफाइन करते हैं, और तभी हम डिफाइन भी अपना टाइम मैनेजमेंट भी सही कर पाते हैं। क्योंकि मान लो कि आपने एम लक्ष्मीकांत का एक बड़ा सा पार्लियामेंट चैप्टर उठा लिया। अब पार्लियामेंट के चैप्टर में देयर आर मेनी फैक्ट्स, है ना, बहुत बड़ा चैप्टर है इनफैक्ट। अगर आपको ये रियलाइज नहीं होता है कि इससे किस किस टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप पूरा चैप्टर को उतने ही शिद्दत से पढ़ोगे। लेकिन ऐसा करना नहीं था। इसके मुश्किल से 30% पोर्शन से या फिर 40% पोर्शन से ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आपको उन 30-40% पोर्शन पर ज्यादा ध्यान देना था और बाकी के 60% पोर्शन को यूं ही जल्दी जल्दी से निकाल देना था। यही होता है आपका एग्जैक्ट टाइम मैनेजमेंट, जो कि आप नहीं कर पाते हो, और इसकी वजह से आप ज्यादा टाइम लेते हो किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में। इसके बाद लैक ऑफ रिवीजन। लैक ऑफ रिवीजन देखो, एक वो सीढ़ी है जिसको कि कोई चढ़ना नहीं चाहता है। लैक ऑफ रिवीजन का मतलब क्या है कि हम लोग कोई भी चीज जब पढ़ते हैं ना, तो हमारी रिटेंशन कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। इनको याद रखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रामबाण इलाज है, और वो है रिवीजन करना। बोरिंग होता है, नई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, कोई बात नहीं है, बट स्टिल आप अपने आप को चैलेंज मोड पर डालते हुए रिवाइज करना सीखो, अदरवाइज आप यहीं के यहीं अटक जाओगे। फिर स्क्यूड फोकस। एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग ना कई बार अपने ध्यान को इधर उधर शिफ्ट करते रहते हैं। हमें कभी लगता है कि यार करंट अफेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी लगता है स्टैटिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात आज मैं आप सभी के सामने क्लियर कर देता हूं। इन एनी सर्कमस्टांसेस आपके स्टैटिक अलग ही पोजीशन पर है, आप उनको करंट से रिलेट कर ही नहीं सकते, उन दोनों को आप ऐसे रिलेशन में डाल ही नहीं सकते हो, क्योंकि स्टैटिक पता ही नहीं होगा तो आप करंट अफेयर को ना एग्जैक्ट लोकेशंस पर प्लेस नहीं कर पाओगे। मैं यूं नहीं बोल रहा हूं कि करंट अफेयर इज लेस इंपॉर्टेंट देन द स्टैटिक, लेकिन मैं यूं बोल रहा हूं कि बिना स्टैटिक को कंप्लीट किए आप करंट पर नहीं जा सकते हो। आप कितना भी करंट पढ़ लो, आप प्लेस ही नहीं कर पाओगे, याद ही नहीं कर पाओगे, रिलेट ही नहीं कर पाओगे, अपने आंसर में लिख ही नहीं पाओगे। इसीलिए स्टैटिक का स्ट्रांग होना अपने आप में एक अहम अहम मुद्दा होता है। इसको आपको एनी हाउ कंप्लीट करना ही है। तो जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो कोशिश करो उसका स्टैटिक पहले अच्छे तरीके से डिफाइन तो हो जाए। करंट अफेयर तो उसके ऊपर चिपकाना होता है ना, उसके ऊपर रख के समझना होता है, वो हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक का इंपॉर्टेंट होना, स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ना कभी भी आप इसमें कंफ्यूज मत हो, अपना फोकस शिफ्ट मत करो। जब स्टैटिक पढ़ रहे हो तो लेट कंप्लीट योर स्टैटिक पोर्शन फर्स्ट, उसके बाद जितना भी करंट अफेयर पढ़ना है बाद में पढ़ लेना, कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें कंफ्यूज मत रहो कि अरे साइंस एंड टेक तो करंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट है यार, इसके स्टैटिक को क्या ही करेंगे पढ़ के। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक्स कंप्लीट नहीं है तो मैं आपको कितने भी ट्रांसक्रिप्शंस के मेथड पढ़ा दूं, आपको कितने भी ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड नई इंफॉर्मेशन दे दूं, ब्लड कैंसर में स्टेम सेल के बारे में आपको नई नई इंफॉर्मेशन दे दूं, आप प्लेस ही नहीं कर पाओगे। और यूपीएससी भी चालाक है, वो भी क्वेश्चन जब पूछता है तो बेसिक से रिलेट करके ही पूछता है। तो आपका स्टैटिक तो कंप्लीट होना ही चाहिए।
बहुत बार हम लोग सीसैट को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन पिछले 2-3 साल के पेपर को आप ध्यान में रखते हुए सीसैट को हल्के में नहीं ले सकते हो, इस पर भी कंप्लीट फोकस करना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर एक फैक्टर आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। बहुत बार क्या होता है ना कि हम साल भर बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब हमारा एग्जाम का दिन आता है उस टाइम पर हम इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड, इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतने ज़्यादा डिफिकल्ट माइंड जोन में पहुंच जाते हैं कि हमारा उस एग्जाम को क्लियर करना नियर इम्पॉसिबल हो जाता है, आप कितनी भी मेहनत करके आओ। तो इसीलिए आपका ये जो साइकोलॉजी है ना, ये थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाना ही पड़ेगा। अगर आपके अंदर खुद का ट्रस्ट नहीं है कि मैं इस एग्जाम को क्लियर कर सकता हूं या कर सकती हूं, अगर डाउट है ना, तो ये मान के चलो कि एग्जाम नहीं क्लियर होगा। विद द सिंगल डाउट, आपके मन में अगर ये छोटा सा भी डाउट है ना कि यार ये एग्जाम तो मेरे से नहीं होगा, 100% मेरे से आप ये स्टैम्प पेपर पर लिख के ले सकते हो कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन होने के लिए जरूरी है कि आपका खुद के ऊपर विश्वास होना, और यही विश्वास आपके ऐसे एंग्जाइटी, ऐसे स्ट्रेस सिचुएशन में हेल्प करता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां पर एक मुद्दा आता है ओवर थिंकिंग का, नहीं करना है। एक इसके जस्ट ऑपोजिट प्रजाति के लोग होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में। वो क्वेश्चंस को अपने पुराने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर टिक करने लगते हैं बिना उस टाइम पर रेशनल थॉट दिए। इस ओवर कॉन्फिडेंस से उनके नेगेटिव मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं और इनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है प्रीलिम्स में। तो ये कुछ मुद्दे थे जहां पर आपको ना अपने प्रीलिम्स के ओरिएंटेशन पर डेफिनेटली आपको ना ये सारे मुद्दे स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। बात करते हैं मेंस के लिए। मेंस में बेसिकली आपकी ना यहां पर भी प्लानिंग स्ट्रैटेजी थोड़ी वीक होती है, क्योंकि आप पूरे साल भर प्रीलिम्स से ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स को पढ़ते हो, या फिर आपकी सारी की सारी पढ़ाई एमसीक्यू बेस्ड होती है। आप लैक करते हो मेंस के पीवाईक्यू देखने में। आपको रियलाइज ही नहीं होता है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उससे यूपीएससी मेंस में एक्चुअल में पूछता क्या है, और आप यूं ही तैयारी करने चले जाते हो। ऐसे सिचुएशन में आपकी प्लानिंग डेफिनेटली वीक होगी ही होगी। आप बहुत ज्यादा या तो ऑप्शनल को पकड़ लेते हो, या तो किसी एक पर्टिकुलर जीएस पेपर के टॉपिक को पकड़ लेते हो। वही स्क्यूड बिहेवियर आपको यहां पर भी ड्रैग करता है पीछे की तरफ। ऑप्शनल पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यह भी मान के चलो कि सिर्फ ऑप्शनल ही नैया पार नहीं कराएगा। तो ऑप्शनल इज लाइक कि आपको ना पूरे साल पढ़ना है, पूरे साल पढ़ना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। 1 से 2 घंटे पढ़ो डेली। बाकी के जो 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना भी और निकाल सकते हो, ये बेसिकली आपके जीएस पेपर की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि ये जीएस पेपर आपके प्रीलिम्स, आपके मेंस, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपका एसे राइटिंग जो होता है, सब जगह पर आपका जीएस पेपर का ही नॉलेज काम आता है। फिर आप टाइम मैनेजमेंट को सही तरीके से निभाते नहीं हो, उसके पीछे मैंने आपको रीजंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पहले ही बता दिया, जैसा प्रीलिम्स में था। प्रैक्टिस, आप में से पता नहीं कितने सारे लोग होंगे, शायद लगभग सभी लोगों के मन में डाउट आता है कि सर मुझे आंसर राइटिंग आती नहीं है। मुझे ये कहना है आपसे कि आंसर राइटिंग बेटा इज नथिंग न्यू टू यू। आपने अपने स्कूल लेवल पर सारी की सारी जितने भी एग्जाम्स दिए, अपने 10th का बोर्ड दिया, 12th का बोर्ड दिया, सब में सब्जेक्टिव आंसर्स लिख के आए हो। यहां पर उससे ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। यहां पर बस आपको टू द पॉइंट बात करना होता है। क्यों टू द पॉइंट बात करना होता है? क्योंकि वर्ड लिमिट बहुत कम होता है, 150 वर्ड्स, 250 वर्ड्स, और क्वेश्चन बहुत सारी चीजों में इसमें होता है। आपको बहुत सारे डायमेंशंस कवर करने होते हैं इस छोटे से लिमिट में, जो कि नहीं पॉसिबल है इसमें। इसलिए टू द पॉइंट बात करना होता है। आप यहां पर कहानियां नहीं बना सकते हो, और ये तभी हो पाएगा जब आप मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करते हो। इन प्रैक्टिस के अलावा आपका कुछ नहीं होना है। नेक्स्ट आता है आपका लैक ऑफ प्रिपरेशन, गाइडेंस एंड फीडबैक। कई बार ना आप मेंस के आंसर्स लिखते तो हो, लेकिन आप खुद ही खुद में राजा महसूस करते हो कि मैंने जो लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, इसमें तो एग्जामिनर मुझे आराम से 10 में से 6 नंबर या 7 नंबर तो दे ही देगा। लेकिन कई बार आपकी ये जो गलत फहमी है वो टूटती है जब आपको कोई गाइडेंस मिलती है, आपको एक फीडबैक मिलता है। आपको रियलाइज होता है कि ये जिसको मैं 6 से 7 नंबर मान रहा था वो मुश्किल से 2 नंबर ही है, और मुझे अभी बहुत एफर्ट करना है, तब जाके मैं 6-7 नंबर तक पहुंच पाऊंगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ना ये फीडबैक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आपको ये आईना दिखाने का काम करती हैं इस प्रिपरेशन में। तो जब भी ऐसे गाइडेंस या फीडबैक मिले ना, तो उनको तुरंत के तुरंत धर लिया करो, लेकिन ओवर फीडबैक पर भी रिवॉल्व नहीं करना होता है। ओवर फीडबैक एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर आप सामने वाले को मजबूर कर देते हो कि सर फीडबैक तो दो ही, आप कुछ भी दो, मेरे में सारी अच्छाइयां हैं फिर भी फीडबैक दो।
तो जबरदस्ती कई बार फीडबैक वो गलत भी दे देते हैं। तो इसीलिए ओवर फीडबैक पर रिलाई नहीं करना चाहिए, एक बैलेंस स्थापित करो। और डेफिनेटली शुरुआती दौर में ऐसे फीडबैक्स को डेफिनेटली आप देखो और इस पे अमल भी करना स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा इस पे लिख सकते हो लिख के देखो आंसर, और कोई तरीका नहीं है आपके मेंस एग्जाम को क्लियर करने का। इन सभी प्रॉब्लम्स को जब हम समझ लेते हैं, अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे जो ये सृजन प्रोग्राम है ये आपके लिए स्पेशल है, क्योंकि यहां पर उन सभी प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व करने की कोशिश की है जो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे। यहां पर आपको सबसे पहले आप देख सकते हो आपको वेल प्लान्ड शेड्यूल मिलता है। यहां पर स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल है। अभी स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वीकली और डेली बेसिस पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के टेस्ट मिलते हैं, जिसके बेसिस पर आपकी डेली प्रैक्टिस हो रही होगी, डेली फीडबैक्स मिल रहे होंगे। सेक्शनल और फुल लेंथ भी आपको डेली बेसिस पर मिलते हैं, इनके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। जाकर कोई भी सॉल्यूशन में आपके या फिर कोई भी टॉपिक में कॉन्सेप्ट फैक्ट वीक है तो वहां से आप स्ट्रेंथन कर सकते हो। मेंटोरशिप वही फीडबैक की बात करता है जो आपको लिमिटेड अमाउंट में चाहिए होता है, जो कि आपको आईना दिखाता है। रेगुलर सीसैट टेस्ट आपके सीसैट के प्रिपरेशन को भी डे 1 से इंश्योर करता है कि लास्ट टाइम पर बिल्कुल से ना रश नहीं होना चाहिए आपके मन में। और सृजन मेंस प्रोग्राम में आप इनरोल हो जाते हो ऑटोमेटिकली, जिसमें सारे के सारे टॉपर्स आते हैं जो अपना प्रीलिम्स क्लियर करके आते हैं। और रेगुलर कॉपी इवैल्यूएशन तो आपको मिलता ही है। रेगुलर फीडबैक से आप कई बार अपने आंसर्स में बहुत इंप्रूवमेंट लेके आते हो। आपका 2 नंबर से 6 नंबर तक का सफर जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम से हो सकता है, जब आप डेली लिखो और डेली फीडबैक पर काम करो। यहां पर इसीलिए मैं आपको इसके कुछ शेड्यूल के बारे में बात करता हूं। यहां पर ये जो सृजन प्रोग्राम है ये आपके 11 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। 24 नवंबर तक आप देखोगे कि आपका एनसीईआरटी क्विक रिवीजन टेस्ट चल रहा है, 11 से 24 नवंबर तक। यहां पर आप देख सकते हो 11 से 24 नवंबर तक वीक 1 और 2 2 हफ्ते 10 डेली टेस्ट होंगे और 2 वीकली टेस्ट यहां पर सम्मिलित हैं। और टोटल ऐसे मेंस के 20 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे 2 वीकली टेस्ट के अंतर्गत। सिमिलरली फिर आप अपने फंडामेंटल्स पर आ जाओ, जो कि सबसे लंबा टाइम आपका चलने वाला है, 3 to 10 वीक, मतलब कि पूरे 8 हफ्ते ये चलेगा आपका 25 नवंबर से 2 फरवरी तक। यहां पर आप अपने सभी फंडामेंटल टॉपिक्स को इंक्लूड करते हो। इसमें बहुत सारे टेस्ट हैं, 46 टेस्ट 10 क्वेश्चन वाले हैं, 9 वीकली टेस्ट हैं। उधर मेंस के आप ऐसे ही देख सकते हो, कई सारे टेस्ट हैं। और फाइनली आपका यहां पर आप देखोगे तो कौन सा, फिर इसके बाद आपका 3 फेब से 9 फेब 1 वीक का जो पीरियड है वो आपके मेन सिमुलेटर टेस्ट का है। मतलब कि यहां पर आपको एक ऐसे जीएस पेपर 1 2 3 4 का कंबाइंड टेस्ट मिलेगा। सिमिलरली जब आप अपने नेक्स्ट 10 फरवरी से 16 मार्च के पीरियड पर आते हो तो यहां पर आपको कुछ सेक्शनल फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं प्रीलिम्स के ओरिएंटेशन में, क्योंकि ये प्रीलिम्स का हाई टाइम है। और इसीलिए इसी के बेसिस पर आपको कुछ आपके मिनी टेस्ट भी मिलते रहते हैं, जो कि 9 बाई वीकली टेस्ट हैं, 3 आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के और सीसैट के, क्वांट के 4 क्वांट के टेस्ट है, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है, कई सारे क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। और फाइनली जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, मतलब प्रीलिम्स के टाइम पर हम एक पीरियड और चलाएंगे जो आपके स्पेसिफिकली फुल लेंथ टेस्ट का होगा। यहां पर तो आपके सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, 100 क्वेश्चन के सेक्शनल टेस्ट होंगे, बट आगे चल के आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे सारे सब्जेक्ट से कंबाइंड। और फिर उसके बाद यहां पर आपका सृजन मेंस प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा 26 मई से। आपके एग्जाम के जस्ट अगले दिन से ही, बिना एक भी दिन का वेट किए हुए आप फटाफट से अपनी मेंस की तैयारी में लग जाओगे। यहां पर भी आपको रेगुलर बेसिस पर मेंस की प्रैक्टिस, और वो वही सेशन है जिसको डेली बेसिस पर ऑप्ट करके कई सारे टॉपर्स ऑलरेडी इस एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं, तो उसमें आप अपने आप को भी देख सकते हो। तो ये पूरा प्रोग्राम है आपका सृजन का। अगर आप इसके बेसिस पर थोड़ी और इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो ये आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स में अवेल कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश ऑफलाइन लेना चाहते हो या हिंदी ऑफलाइन लेना चाहते हो, ये दोनों ही अवेलेबल है। इसके साथ साथ अगर आप इसको ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन भी इस प्राइसेस पर 11,800 और 11,800 पर ज्वाइन कर सकते हो। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, जो आपका ऑफलाइन था वो 17,700 है और जो आपका ऑनलाइन है वो आपका 11,800 है, इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए। तो आई थिंक आपको सृजन के काफी अच्छे इन्फॉर्मेशन मिल गए होंगे, और इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप डेफिनेटली pw.live पर जा सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में इन सभी बैचेस के लिंक दिए हुए हैं, आप उन पर डायरेक्ट क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। आई होप कि इस प्रोग्राम के साथ या फिर इस प्रोग्राम के बिना आप अपने प्रीलिम्स और मेंस के प्रॉब्लम्स को जरूर से एड्रेस करोगे। आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।